नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हर शनिवार और रविवार ठीक दोपहर के 3 बजे हम आपके सामने हाजिर होते हैं हमारा ये स्पेशल सेगमेंट हेल्दी इंडिया का प्रोग्राम लेकर के। और इस प्रोग्राम में हम हर वीक आपसे बातचीत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर जो कि जुड़े हुए हैं आपके हेल्थ से। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और अपने परिजनों को भी बिल्कुल सेहतमंद रखें। और इसी के लिए हम अलग अलग विषय लेकर के आपके लिए आते हैं ताकि आप हमसे सीधे कनेक्ट कर पाए। और आज हमने जो विषय चुना है वो है हेयर केयर का। दरअसल हेयर केयर ये विषय हमने इस वजह से भी चुना है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, चाहे गर्मियों का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम हो, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आते हैं वैसे वैसे हमारे बाल कई बार रूखे और बेजान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये किन कारणों से हो रहा है, इस बात को समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं, लेकिन इसके इतर हम मेडिकल और भी तमाम सुविधाएं लेने की प्रयास करते हैं। कई लोग ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ जाते हैं तो कई लोग एक्सटेंशंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है या कुछ और भी इसके उपाय हैं? अगर आपके हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यानी आपके बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है और क्या संकेत आपके बॉडी को लेकर के आपके बाल देते हैं? क्योंकि बालों के रूखे, बेजान या टूटने से भी ये पता चलता है कि कहीं कोई आपके शरीर में अंदरूनी तौर पर कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है। तो तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के स्पेशल बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हेयर केयर से जुड़ा एक रिपोर्ट जो हमने आपके लिए तैयार किया है। बालों के झड़ने, टूटने, डैंड्रफ होने और सफेद होने की समस्याएं आज के समय में काफी आम हो गई हैं। बालों से जुड़ी इन समस्याओं का सामना न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बालों से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं शरीर में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ही होती हैं। प्रदूषण, केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करने के बाद भी बालों के झड़ने, टूटने या डैमेज होने का कारण आपकी शारीरिक समस्या या शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं बालों से जुड़ी समस्याएं किन किन प्रकार की हो सकती हैं। बाल झड़ना, बालों का पतला होना, गंजापन, फ्रिजी बाल, बालों का सफेद होना, बालों में डैंड्रफ होना, दो मुंहे बाल। बालों की समस्या से अधिकतर लोग आज परेशान रहते हैं। बालों का झड़ना, बालों का असमय सफेद होना, बालों में डैंड्रफ की समस्या ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे ज्यादातर लोग ग्रस्त हैं। लाख घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद भी बालों से संबंधित ये परेशानियां दूर नहीं होती हैं। यदि आप बालों से संबंधित इस समस्याओं को हल्के में लेते हैं तो ऐसा न करें। ये सेहत से संबंधित कई बीमारियों की तरफ भी इशारा करती है। आमतौर पर बालों की समस्याएं बढ़ती उम्र, साफ सफाई न करने, पोषण की कमी आदि से होती है। लेकिन कुछ अन्य शारीरिक रोगों के होने की तरफ भी इशारा करती है, जैसे सफेद बाल होना, यानी आप हैं तनाव से ग्रस्त। ब्रिटल हेयर कुशिंग सिंड्रोम का संकेत, बालों का पतला होना हो सकता है थायराइड का संकेत। हद से ज्यादा बाल गिरना, अनीमिया की समस्या, स्कैल्प पर व्हाइट या येलो फ्लेक्स, डैंड्रफ के लक्षण। अगर आपको भी बालों से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या लंबे समय से है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सुरभि तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया के लिए। तो फिलहाल आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी और अब एक एक करके हम आपको डॉक्टर से भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि अगर आपके मन में भी
कोई ऐसा सवाल है जिन सवाल के जवाब आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो रही है बालों को लेकर के, चाहे आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे हो या बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही हो जिसकी वजह से कुछ घाव जैसे निशान आपके अगर सर पर बन रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या कुछ करना चाहिए और स्प्लिट एंड्स आते हैं तो उसके लिए भी क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट्स लिए जा सकते हैं, तमाम सवालों के जवाब हम डॉक्टर से जानेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए और फिर आप डॉक्टर से खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं और डॉक्टर सीधे तौर पे आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर दिव्या जैन हमारे साथ इस वक्त स्किन स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल जी MD मेडिसिन DM एंड्रोक्राइनोलॉजी में हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए। डॉक्टर सौरभ शिशिर जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दिव्या जैन बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आगे भी डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जी डर्मेटोलॉजिस्ट जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संदीप गुप्ता जी भी स्किन एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स तो जुड़ चुके हैं, हमें इंतज़ार आपके फ़ोन कॉल्स का है ताकि आप अपने मन में किसी भी चल रहे सवाल को लेकर के आप जवाब अगर तलाशना चाहते हैं तो हेल्दी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं आपसे जुड़े हुए एक ऐसे विषय की, क्योंकि बालों को कहा जाता है कि सर का ताज होते हैं और अगर आपके बाल तंदुरुस्त नहीं है तो बहुत जल्दी हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर दिव्या आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि हम जब बालों का जिक्र करते हैं हर कोई यही चाहता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा घने रहें, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें, लेकिन इन दिनों हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर हर किसी में, सबके एक ही कंप्लेन है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मैम, अगर हम लेके चलें हर एज ग्रुप में बालों का झड़ना टूटना एक्चुअली इस मौसम में तो है ही। विंटर सीज़न और रेनी सीज़न में बहुत हेयर फॉल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी डाइट में कभी कभी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हेयर फॉल होता है। देन कई केसेस में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उस टाइम पे तो हेयर रुक जाते हैं, बट पोस्ट प्रेगनेंसी एक सिवियर हेयर फॉल देखा गया है। देन कई हार्मोनल कंडीशंस हैं जैसे PCOD या थायराइड, उसमें देखा गया है कि सिवियर हेयर फॉल है एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच बाल एकदम से कम होना शुरू हो जाते हैं। देन कम होते हैं, जैसे स्ट्रेस का इशू रहता है, जिन लोगों को कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है उनमें हेयर फॉल होता है। एंड इसके अलावा कई बारी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है जो जेनेटिकली मिलता है, तो वो भी एक कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस है कई लोगों में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कई बीमारियां होती हैं जिसमें हेयर फॉल होता है, जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया या सोरियासिस हो गया या एलोपेशिया एरिएटा हो गया, ये ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, इनमें भी सिवियर हेयर फॉल देखा गया है। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिशिर, सबसे पहले मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आप थायराइड के भी एक्सपर्ट हैं और ये कहा जाता है कि अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो रहे हैं तो फिर ऐसे में वो संकेत देते हैं कि कहीं किसी को थायराइड हो सकता है। इसके लिए क्या वाकई ज़रूरी है कि अगर इस तरीके के संकेत मिल रहे बालों से जुड़े हुए तो तुरंत ही हमें सबसे पहले एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम हार्मोनल फैक्टर्स की बात करें तो थायराइड हार्मोन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बालों की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। अगर हम थायराइड डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो दोनों हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें बॉडी में थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें बॉडी में थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इन दोनों ही बीमारियों में हेयर फॉल हो सकता है, आपके हेयर ब्रिटल हो सकते हैं। सो अगर आपको हेयर फॉल सडन ऑनसेट स्टार्ट हुआ है, लाइक पिछले आपको 2-3 महीनों से हेयर फॉल की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ज़रूर एक थायराइड का टेस्ट कराएं। अगर आप ऑलरेडी थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर भी आप एक थायराइड का टेस्ट करा कर देखें कि आपकी डोज वो सही है या नहीं। इसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ होने पर, जिसका मतलब कि आपके अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम फीमेल्स में बात करें तो काफ़ी हार्मोनल बीमारियां होती हैं, जैसे आजकल PCOD का इंसिडेंस काफ़ी गुना बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक काफ़ी कॉमन कारण होता है आपके हेयर फॉल होने का। सो अगर आपकी हेयर फॉल के अलावा आपकी पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं तो भी ये ज़रूरी है कि आप जाकर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें और अपने हार्मोनल फैक्टर्स का टेस्ट करवाएं। ठीक है
डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उर्वशी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि स्कैल्प्स के लिए भी कहा जाता है कि अगर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो ऐसे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आकर बिल्कुल स्कैल्प पे चिपक जाते हैं, जिस वजह से कई बार चाहे वो डैंड्रफ का रूप ले लेते हैं या फिर कई बार हमने ये भी देखा है कि वो खुश्की हो जाती है और उसके बाद से स्किन रैशेस के तौर पे वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये स्किन रैशेस इतने ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो जाते हैं कि बालों का गिरना, बालों का टूटना बहुत कॉमन है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये किस और संकेत इशारा करते हैं कि क्या और नई नई बीमारियाँ इससे हो सकती है, इस बारे में ज़रा हमें बताइएगा। एक तो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये जो पोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमारे स्कैल्प में कर सकते हैं और जो ग्रोथ है हमारी वो रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा बाहर का काम है तो वी शुड भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेड वॉश करना चाहिए। बहुत लोगों का ये रहता है कि अगर हमारा ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो हम हेड वॉश अपना कम करें, क्योंकि शैम्पू जब भी करते हैं तो हेयर फॉल बढ़ता है, बट हेयर फॉल और शैम्पू करने का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे रोज के एक फिक्स नंबर ऑफ हेयर झड़ने ही होते हैं। तो इट इज बेटर टू कीप द स्कैल्प क्लीन, ताकि हमारे जितना भी पोल्यूटेंट्स हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमारे स्कैल्प से हट जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये, ऑल्दो हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस इस चीज का नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये स्कैल्प में कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, किसी तरह से हमारे रूट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इट इज बेटर कि हम अपना स्कैल्प को क्लीन रखें और फ्रीक्वेंटली जितना हो सकता है, ऑयलीनेस पे डिपेंड करता है हमारे स्कैल्प के, उसको रेगुलरली हम वॉश करें। ठीक है। डॉक्टर संदीप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, सवाल यही कि जिस तरीके से हम अगर बालों के केयर की बात कर रहे हैं तो बालों के केयर के लिए बहुत इजी फॉर्मूला अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग अक्सर या तो शैम्पू या कंडीशनर ये बार बार बदलते रहते हैं, क्या ये सही है तरीका या फिर कुछ और टिप आप लोगों को बताना चाहेंगे? एक ही शैम्पू या एक ही कंडीशनर फॉलो करें या कोई और आपके पास ऑप्शन है? डॉक्टर संदीप, क्या आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी डॉक्टर संदीप, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे दोबारा मैं सवाल यही पूछना चाहूंगी कि हमने कई बार देखा है कि लोग बहुत जल्दी शैम्पू या कंडीशनर बदलते रहते हैं, ऐसे में वो कितना ज्यादा नुकसान किसी भी व्यक्ति को दे सकता है उनके बालों के लिए? हाँ जी, नमस्ते। देखिए, शैम्पू कंडीशनर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। तो शैम्पू कंडीशनर का बहुत जल्दी चेंज करने से यह होता है कि एक्चुअली हेयर टाइप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शैम्पू यूज करेंगे। तो अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपको एक माइल्ड डेली शैम्पू यूज करना चाहिए, ताकि आप डेली उस ऑयल को क्लीन कर सकें। अगर आपके हेयर ड्राई हैं या स्कैल्प ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज करना है। और फ्रीक्वेंट शैम्पू चेंज करने से क्या होगा कि अगर इंग्रेडिएंट डिफरेंट है तो आपको शैम्पू से भी एलर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आप बार बार शैम्पू चेंज कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम इचिंग हो रही है स्कैल्प में, तो किसी शैम्पू से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी हेयर और स्कैल्प टाइप के हिसाब से आपको शैम्पू या कंडीशनर चूज करने की जरूरत है। ठीक है। डॉक्टर संदीप, लौट रही हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर दिव्या, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे ख्याल से हम सभी को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे हम बहुत फ्रीक्वेंट शैम्पू या कंडीशनर बदलने को लेकर के सवाल पूछ रहे थे डॉक्टर संदीप से, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ऑन एन एवरेज अगर कोई भी व्यक्ति एक कंडीशनर या शैम्पू यूज़ कर रहा है या कोई घरेलू नुस्खा ही क्यों ना वो आजमा रहा हो, तो कितना टाइम पीरियड उसको एक समय तक के लिए सीमित करना चाहिए कि अगर इतने ड्यूरेशन में मुझे फ़र्क महसूस नहीं होता तो हम चेंज की ओर आगे बढ़ेंगे? मैम, नॉर्मली देखा गया है कि कोई भी शैम्पू या कंडीशनर आप एटलीस्ट 3 to 5 यूजेस करेंगे, उसके बाद टेक्सचरल चेंज आता है। शैम्पू का जो काम है वो सिर्फ बालों को साफ़ करने का है, वो बाल उगाता नहीं है, वो सिर्फ आपकी स्कैल्प को, आपकी रूट्स को क्लीन रखता है। तो ये चीज़ हमेशा देखते हुए चलना है कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी रूट साफ़ हुई या नहीं हुई। बस इसी क्वेश्चन को देखते हुए अगर आप 5 टाइम्स भी यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपकी रूट साफ़ हो रही है और आपके बाल ड्राई, फ्रिजी, अनइवन से नहीं हो रहे,
तो ओवर पीरियड आप उस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली 3 to 5 यूसेज में आपको आइडिया लग जाता है कि ये शैम्पू हमें सूट कर रहा है या नहीं। दूसरी चीज़ आती है कंडीशनर की। जब भी आप कंडीशनर लगाएं वो आप स्ट्रैंड्स पे लगाते हैं, नीचे लेंथ पे लगाइए, स्कैल्प पे मत लगाइए। जब आप कंडीशनर स्कैल्प पे लगाएंगे डैंड्रफ, फ्लेकिंग, इचिंग, इरिटेशन कोई भी सिम्टम आ सकते हैं। पर अगर आप नीचे रूट्स में नीचे स्ट्रैंड्स पे लगा रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रैंड्स हैं वो स्मूदन आउट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशनर मेरे को आफ्टर वॉश सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो यूजुअली 3 to 5 यूजेज में आपको आइडिया लग जाता है। अगर चेंज भी करना है तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से चेंज करिए, स्कैल्प कंडीशंस के हिसाब से चेंज करिए। इसलिए नहीं चेंज करना कि जस्ट एक चेंज करना है, क्योंकि कई बारी जब हम शैम्पूज़ एग्रेसिव वाले यूज़ करते हैं हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है, बिकॉज वो एक्सेसिवली ड्राई कर देता है स्कैल्प को। तो अगर वैसी चीज़ हो रही है तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप हमेशा देख कर चेंज करिए। मैम इसमें एक सवाल और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि हमें 4 to 5 यूजेस कम से कम करने चाहिए, लेकिन सवाल ये भी कि कई लोग ये भी सजेशन देते हैं, ख़ासतौर पे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब आप ऑयलिंग करते हो तो बहुत अच्छे से ऑयलिंग करो। लेकिन आज के वक्त में हम कुछ लोगों से सुनते हैं कि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी नुकसान दे देता है और बालों की ग्रोथ को कम कर देता है। क्या ये मिथ है या वाकई फैक्ट है? कितना असरदार होता है? मैम ये डिपेंड करता है। जब हमारा स्कैल्प ऑयली है, आप ऑयली स्कैल्प में, डैंड्रफ वाले स्कैल्प में आप ऑयल ऐड करेंगे तो वो डैंड्रफ को प्रमोट करेगा। उसके अंदर जो फंगल ग्रोथ होती है मेलेसिया वो इम्प्रूव हो जाती है। एज अ रिजल्ट फ्लेकिंग, डैंड्रफ, इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस ये डबल हो जाएगा। पर यही चीज़ अगर आप ड्राई स्कैल्प में करेंगे एंड दैट टू फॉर अ शॉर्ट वाइल, मतलब आपने 15-20 मिनट्स करा, मसाजन करा एंड देन रिंस ऑफ कर लिया अच्छे शैम्पू से, तो वो चीज़ वहाँ पर वो फ्लेकिंग नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है शैम्पू। सेकंड, कितनी ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं आप ऑयलिंग। आप अगर 30 मिनट्स तक रख रहे हैं, 15 to 30 मिनट्स, इट इज़ अ रीजनेबल टाइम। आप ओवरनाइट रख रहे हैं या 2-3 दिन रख रहे हैं तो आप फंगल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच वो फिर फंगल ग्रोथ और इरिटेशन पैदा करेगा स्कैल्प में। तो ये देखते हुए चलेंगे। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है तो आपको अवॉइड करनी चाहिए ऑयलिंग। अगर वेदर कोल्ड है और आपका मन कर है तब आप थोड़ा सा कर सकते हैं। ऑयलिंग करते समय थर्ड पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि वो जड़ों को आप कर रहे हैं। आप स्कैल्प पे ऑयल लगा रहे हैं तो आप जड़ों को स्टिमुलेट कर रहे हैं। हम मसाज करके वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं जी। तो इरिटेशन या फ्रिक्शन नहीं करनी, हार्श ऑयलिंग नहीं करनी। ये 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ऑयलिंग कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट वाइल, नॉट फॉर अ लॉन्ग वाइल। ठीक है मैम। डॉक्टर सौरभ, क्योंकि जब हम बात सिर्फ बालों की अगर हम करते हैं तो हमें ये भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने खाने पीने में क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि जब हम खाने पीने का जिक्र करते हैं, अभी हमने इससे पहले भी आपसे भी चर्चा की और हमने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को शामिल किया है कि जब बाल हमारे डैमेज होते हैं तो कई ऐसी डिजीज़ेस की ओर भी इशारा करते हैं जो हमारे शरीर में अंदरूनी तौर पर चेंजेस हो रही होती है और वो डिजीज़ का रूप ले लेती हैं। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का शरीर मोटा भी होता है और पतला भी हो जाता है, और ये बालों के भी गिरने और पतले होने पर फ़र्क पता चलता है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगी, डाइट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो दोनों सिम्टम्स के आधार पर अगर कोई पहले से थायराइड का पेशेंट है या किसी को वाकई हेयर की दिक्कत है तो ऐसे में वो क्या चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल ही उन्हें अपने डाइट से अवॉइड कर देना चाहिए, बिल्कुल ही अपने डाइट में अगर वो शामिल करते भी हैं तो या तो ना के बराबर की मात्रा अगर इम्पॉर्टेंट है भी, और नहीं तो क्या कुछ वो शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम थायराइड की बात करें तो काफ़ी मिथ्स हैं अगर हम ऑनलाइन इंटरनेट की बात करते हैं तो डाइट को लेकर। किंतु अगर हम थायराइड की सही रूप से हम बात करें तो काफ़ी कम चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है। बिल्कुल, एक कॉमन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं जो कि ग्वाइट्रोजेंस होते हैं। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की फैमिली में कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये 3 वेजिटेबल्स आते हैं। बट रिसर्च में ये देखा गया है कि इनमें जो इंजाइम होता है जो कि ग्वाइट्रोजन होता है, ये आपके थायराइड लेवल्स को कम करता है। अगर हम अच्छी तरह से इन सब्जियों को कुक कर लें तो वो इंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो अगर हम इन सब्जियों का कच्ची रूप में सेवन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो ही ये थायराइड हार्मोन की बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। अगर हम इन सब्जियों का लिमिटेड अमाउंट में सेवन कर रहे हैं, वेल कुक्ड सब्जियां खा रहे हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, तो ये बिल्कुल भी थायराइड की प्रॉब्लम्स नहीं करेगी। दूसरा जो कॉमन मिथ होता है कि अगर आपको थायराइड की बीमारी हो गई तो आपको सेंधा नमक पर ही स्विच कर जाना चाहिए।
ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो हम नॉर्मल वाइट आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट एक यूनिवर्सल आयोडाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू प्रमोट किया है ताकि लोगों को आयोडीन की कमी ना हो सके। इसलिए हमारी डाइट में आयोडीन का एक सफिशिएंट क्वांटिटी में होना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंधा नमक पर ही स्विच करना है, आप नॉर्मल वाइट आयोडाइज सॉल्ट का सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं। थायराइड के अलावा अगर हम बात करें तो थायराइड में एक ये भी चीज़ छोटी सी आती है कि जब थायराइड की दवा खाते हैं सुबह, तो उस समय आपको सोया प्रोडक्ट या सोयाबीन का सेवन साथ साथ नहीं करना चाहिए। कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए थायराइड की दवा और सोयाबीन के सेवन के बीच में। थायराइड को छोड़कर अगर हम बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बात की थी। मोस्ट कॉमनली आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। सो आयरन रिच फूड का सेवन करें, जैसे कि आप कॉमनली ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, सेब है, चुकंदर हैं, डेट्स हैं, ये सब चीज़ें जो कि काफ़ी आयरन रिच होती हैं। विटामिन डी लेवल्स 90% ऑफ इंडियंस में एक इनसफिशिएंट क्वांटिटी में पाया जाता है, बिकॉज धूप का एक्सपोजर काफ़ी कम है। सो विटामिन डी लेवल्स को भी आप अपने रेगुलरली चेक करवा सकते हैं अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। एंड थर्ड इज़ विटामिन B12 लेवल्स। विटामिन B12 डिफिशियंसी अगर हम कॉमनली बात करें तो वेजिटेरियंस में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। सो विटामिन B12 डिफिशियंसी को भी इम्प्रूव करना और विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉर्मल ग्रेन्स, इन सब के थ्रू ले सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, दर्शकों तक हम ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने डाइट में बहुत हेल्दी चीज़ें आप सोच समझ करके शामिल करते हैं, और ख़ासतौर पर जो स्ट्रीट फूड्स आप बहुत ज़्यादा अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर इसे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया कि कौन कौन से विटामिन्स आपको अपने डाइट में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि आप सेहत के तौर पर भी बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे और साथ ही साथ आपके बाल भी बहुत मजबूत हो सकते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं हेयर केयर कितना ज़रूरी, क्योंकि ये हम या आप बहुत कॉमनली नहीं समझ पाते हैं कि बालों की देखभाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाल बहुत हेल्दी नहीं हैं तो इससे भी हमें ये इंडिकेशंस मिलते हैं कि क्या ओवरऑल हमारी बॉडी हेल्दी है या नहीं है। कहीं कोई डिजीज़ का सामना तो हम नहीं करने वाले आने वाले समय में, या फिर अंदरूनी तौर पर ही कहीं ना कहीं वो डिजीज़ पनपना शुरू हो चुकी है। तो बाल कई चीज़ों को लेकर के संकेत देते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल हेल्दी है और ग्रोथ भी अच्छी है, तो फिर आप इसे समझ सकते हैं कि आप पूरी तरीके से ओवरऑल फिटनेस की ओर ही हैं। लेकिन इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जी का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर उर्वशी, अभी इससे थोड़ी देर पहले तक हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर उर्वशी, जब हम बात करते हैं हेयर केयर की, तो कई बार हमने ये देखा है कि लोग ये सुझाव देते हैं कि आप जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ करके घरेलू नुस्खे आजमाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैं मिथ और फैक्ट आपसे समझना चाहूँगी कि क्या सही है या क्या झूठ है। डॉक्टर उर्वशी, आपके ऑडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर संदीप भी बने हुए हैं। डॉक्टर संदीप, ये सवाल आपसे ही है कि अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं लेकिन अचानक से स्विच कर देते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की ओर, तो ज़्यादा फायदेमंद दोनों में से क्या साबित होता है? देखिए, मार्केट में अगर आप बात करें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं, और आप थोड़ा सा अगर मुझे क्लैरिफाई करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं जी। क्योंकि डॉक्टर संदीप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं होता है। किसी ने किसी प्रोडक्ट को लेकर के सजेशन दिया, हमने वो प्रोडक्ट भी ऑप्ट कर लिया। किसी ने किसी प्रोडक्ट को लेकर सजेशन दिया, हमने वो प्रोडक्ट भी ट्राई किया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कि घरेलू नुस्खे आप अपनाइए, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या सिर्फ एक मिथ है या वाकई ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर ले, घरेलू नुस्खे आजमाए तो ज़्यादा फायदा होता है बजाय आप मार्केट के प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत ऐड ऑन होते हैं। देखिए, अगर हम केमिकल्स की बात करें तो ऑफकोर्स अगर मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हो सकती है।
तो किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, चाहे उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे केमिकल्स हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स, डाइज और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो जितने ज्यादा शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो उसमें उतने ज्यादा केमिकल्स हैं। तो ऑफ कोर्स केमिकल्स, अगर आप सिर्फ हेयर केयर की बात करें, हेयर कंडीशनिंग की बात करें, तो घरेलू प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेटर। अगर आप कोल्ड प्रोसेस कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी है, बट उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, तो वो आपको जनरली हेल्दी है हेयर केयर के लिए। हेयर फॉल की बात करें तो कोई भी, जैसे हमारा पैनल पहले भी डिस्कस कर चुका है कि हेयर शैम्पूज या ऑयल से या प्रोडक्ट से कभी भी हेयर फॉल आपका नहीं रुकेगा। तो घरेलू नुस्खे इस तरीके से बेहतर है कि उस प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स हम कम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। और डॉक्टर, क्योंकि आपने डाई का जिक्र किया और ये हमने देखा है कि आजकल के यूथ में भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वो हेयर कलर बहुत कम एज में करवा लेते हैं। ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? इस बारे में आप क्या कहेंगे? हेयर डाई आपके बालों को कलर करती है बट कमजोर करती है। हेयर डाइज भी अलग अलग तरह की है। जो नेचुरल हेयर डाइज हैं वो हिना है, और एक हेयर डाइज है जो केमिकली प्रोड्यूस, जैसे डिफरेंट कंपनीज की आती है, लोरियल है या गार्नियर है जी। ये हेयर डाइज परमानेंट हेयर कलर्स में आती हैं। ये आपके बाल को पहले ऊपरी लेयर को उतारती हैं, फिर उसके अंदर कलर अंदर जाता है। तो परमानेंट हेयर कलर्स जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जिससे इंस्टेंट आपका ब्लैक कलर या शेड जो आप चाहते हो वो आ जाता है, वो ऑफकोर्स ज्यादा नुकसानदायक है। आपके हेयर्स को ड्राई बनाएंगे, ब्रिटल बनाएंगे, फ्रीजी बनाएंगे। तो हेयर डाइज ऑफकोर्स हार्मफुल हैं आपकी हेयर की शाफ्ट के लिए, आपके हेयर की हेल्थ के लिए। ठीक है। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर दिव्या, अगर हम बात हेयर केयर से जुड़ी हुई ये भी करते हैं, जिन लोगों के सर पर बाल बहुत कम रह जाते हैं और ऐसे में वो कई बार कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, कई बार वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी जाते हैं, PRP ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं। इससे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या बिल्कुल सेफ़ है, और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स है तो इसके अलावा उनके पास क्या कोई और ऑप्शन है? मैम, अगर हम लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग चलें तो PRP, GFC ट्रीटमेंट्स, PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या GFC इज़ ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट, ये जो है ये बालों की ग्रोथ को एनहांस करती हैं। पर इसमें जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपका अपना ब्लड है। वो पेशेंट का ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसका प्लाज्मा लेते हैं। एज अ रिज़ल्ट उस प्लाज्मा के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड साइड इफ़ेक्ट फ्री है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेजर प्रॉब्लम जो कई लोगों को लगती है वो जस्ट एक कॉस्ट होती है। अदर देन दैट इसमें मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हम अगर विग लगाते हैं या कई लोग ब्रेडिंग करते हैं तो वो ओवर पीरियड हमारे स्कैल्प को चोट पहुंचाने का काम करता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। थर्ड चीज़ आती है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट लेके चलते हैं तो ट्रांसप्लांट इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इट इज़ अ लिटिल बिट कॉस्टली जनरल पॉपुलेशन के लिए। अदरवाइज़ जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो हम लेते हैं हेयर रूट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस हैं, तो वहाँ से हम लेंगे और उसको इनोकुलेट करेंगे, जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ट्रांसप्लांट इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। देन इसके अलावा जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं, हम मेडिकली जाते हैं तो मेडिकली हम मिनॉक्सिडिल देते हैं या एनागेन, प्रोकैपिल, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है, हेयर स्टिमुलेट होते हैं स्टेम सेल्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्कैल्प पे बाल उग सकते हैं। ये चीज़ लेके चल सकते हैं। दीज आर ऑल ओपन ऑप्शंस, और ये किसी डर्मैट या किसी कंसल्टेंट के अंडर करी जाए तो सेफ़ है। इसका मतलब मैम, अगर घर पर कोई कोशिश भी ये करता है कि हम अगर अपने आप से कुछ और अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेकर के देख ले, कई बार हमने ये देखा है कि लोग आजकल ज़्यादातर यूट्यूब से वीडियोस देख करके और खुद ही डॉक्टर बनने की शुरुआत कर देते हैं, तो ये हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है? मैम देखो, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स कर सकता है, क्योंकि ओवर पीरियड किसी भी कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 to 7 ईयर्स का तो होगा ही।
तो उसमें एक्चुअली ओवर पीरियड हम केसेस मल्टीपल देख चुके होते हैं जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। अगर आप यही ट्रीटमेंट्स घर पे अपने आप करें, इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपेरिमेंटेशन करें, तो कई बारी बर्न, चोट, कुछ और नया स्कारिंग हो जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आइडली घर पे हम ये ट्रीटमेंट्स नहीं एडवाइस करते, ना पार्लर में ये ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं। एक अंडर स्पेशलिस्ट अगर आप करेंगे तो स्पेशलिस्ट को इन ट्रीटमेंट्स के प्रोज, कॉन्स, साइड इफ़ेक्ट्स सब कुछ पता होंगे, कॉम्प्लिकेशंस पता होंगी, तो वो गाइड बेटर कर सकते हैं आपको इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर दिव्या जैन को सुना आपने, और आप सभी के लिए ये उनकी तरफ से टिप है कि अगर आप अपने घर पर हैं तो YouTube से देख कर के डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, और हो सकता है कि जो बचे हुए बाल हो आपके वो बाल भी चले जाए। बेहतर है जिसका काम उसी को साझे, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। तो अगर डॉक्टर का काम है उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, तो फिर आपको पर्सनली जाके डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। वो आपके सर की, पूरे स्कैल्प्स की प्रॉपर जांच करेंगे, उसके बाद आपको कोई भी मेडिसिन वो सजेस्ट करेंगे या फिर कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आपको सजेशन देंगे, उसके बाद वो ट्रीटमेंट आपको लेना है, पहले खुद डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जब बात करते हैं, अभी इससे पहले आपने जिक्र किया था, चाहे थायराइड हो या फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं में भी ख़ास तौर पर ये समस्या हो जाती है। एक तो उनके हार्मोन बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं हार्मोन में, और दूसरी चीज़ हमने ये देखा है कि बॉडी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ में जब गुजरती है तो इसका इफ़ेक्ट उनके बालों पर भी पड़ता है, और पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उन लेडीज़ को क्या करना चाहिए, या फिर क्या क्या और उनके पास ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंट्स को लेकर। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल स्ट्रेस का स्टेट होता है। जैसे हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेस स्टेट से पास करती है तो हमारे बॉडी जो है वो एक हेयर फॉल होने लगता है, क्योंकि बॉडी को उस स्ट्रेस स्टेट में सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो वैसे अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में भी कॉमनली हमें आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी या विटामिन की डिफिशियंसी होने का रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है। और अगर हम पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन की बात करें, ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज की बात करें, तो उस समय भी महिलाओं को कैल्शियम या विटामिन डी की डिफिशियंसी होने का रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यू टू ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। सो ये वो कॉमन स्टेट्स होते हैं जब कॉमनली फीमेल्स को हेयर फॉल एक्सपीरियंस होता है। कभी कभार थायराइड की बीमारियां भी काफ़ी कॉमनली प्रेगनेंसी स्टेट में डिटेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से भी पोस्टपार्टम स्टेट में हेयर फॉल हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पोस्टपार्टम या पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेट में हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने कॉमन कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जो कि हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कि एक CBC जिसमें हम हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं। इसके अलावा आप अपने फेरिटिन लेवल या आयरन प्रोफाइल, जो कि हमारे बॉडी में आयरन के स्टोर्स को बताती है, वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कॉमन जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या वाइटमिन्स होते हैं, जैसे विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल्स, और साथ साथ जिंक और एक TSH लेवल, प्लस अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर की दिक्कत हुई थी या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी तो एक रैंडम ब्लड शुगर, आप ये सारे टेस्ट करा सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पाई जाती है आपके बॉडी में तो वो आप उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। रिप्लेनिशमेंट आइदर डाइट के थ्रू हो सकता है या फिर इफ़ रिक्वायर्ड मल्टी विटामिन्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर। और डॉक्टर उर्वशी भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। डॉक्टर उर्वशी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, पहले के वक्त में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो अक्सर कहते थे कि यूं ही हमने धूप में घूम कर के बाल सफ़ेद नहीं किए, और उसे तजुर्बे से जोड़ा जाता था। लेकिन आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जो टीनेजर ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके भी बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि वो खान पीन में बदलाव, या फिर बहुत ज़्यादा अगर कोई हेयर ट्रीटमेंट्स ले रहा है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बार बार ट्राई कर रहा है, या फिर हेयर कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम देखते हैं कि हर रोज़ अगर बालों में हीट दिया जा रहा है तो वो भी डैमेज करने के साथ साथ में और बालों को सफ़ेद करते हैं, क्या ये वाकई एक फैक्ट है? तो एक्चुअली हीटिंग का जो प्रोसेस है वो आपकी रूट्स को नुकसान नहीं कर सकता उतना जितना कि आपके हेयर स्ट्रैंड को ये ड्राई कर सकता है और ब्रेक कर सकता है। तो हीटिंग का अगर हम बार बार कर रहे हैं, जैसे सैलून ट्रीटमेंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, केराटिन है, रिलैक्सिंग है, स्ट्रेटनिंग है, या घर में भी अगर हम बार बार रेगुलरली ड्रायर्स यूज कर रहे हैं या हीट स्ट्रेटनर्स यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा स्ट्रैंड काफी ज्यादा ब्रिटल, फ्रिजी, ड्राई और बहुत ही आसानी से टूटने वाला जैसा होता है वैसा हो सकता है जी। जो आपने हेयर ग्रेइंग का सवाल पूछा, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल 10 साल की बच्ची आ रहे हैं हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम लेके,
और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो डाइट है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा चेंज हो गया है बच्चों में और इनफैक्ट बड़ों में भी। तो बाहर का ज्यादा जंक फूड हो गया या पैकेट वाली चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, इन सब का यूजेज बहुत बढ़ गया है बच्चों में। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और घर में बैठना या स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, तो इस वजह से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। बाहर जाके जो धूप में खेलने वाला जो सिस्टम था वो बहुत कम हो गया बच्चों में, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। खाने पीने में कमी की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं। स्लीप टाइम, सोने उठने का टाइम चेंज हो रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो ले दे के मिला के बच्चों में भी आजकल हम देख रहे हैं कि हेयर ग्रेइंग बहुत कॉमन हो गई है। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि सबसे पहले जो हमें काम करना है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बट उसकी जगह लोग गलती क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम अपना हेयर शैम्पू चेंज कर लें, हम अपना कंडीशनर चेंज कर लें या कुछ ऊपर से ऑयल चेंज कर लें। जबकि फैक्ट ये है कि हेयर की जितनी भी समस्या हमारी, चाहे हेयर ग्रेइंग हो, हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, इवन डैंड्रफ, ये सारे एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा इंटरनल फैक्टर से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले डाइट इंप्रूव करनी, लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी। ठीक है डॉक्टर उर्वशी, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जिक्र किया, इसके लिए मैं आपसे सजेशन चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस प्रकार के बदलाव उन्हें करने चाहिए? तो सबसे पहली तो चीज मैं ये कहती हूँ कि अब डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का हेयर फॉल हो रहा है। तो आजकल जो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि जो जेनेटिक पैटर्न का या हार्मोनल पैटर्न का जो हेयर फॉल है आमतौर से देख रहे हैं, और इसमें एक बड़ा रोल आ जाता है हमारे स्लीप टाइम का। तो जितना ज्यादा हम लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को ये इम्बैलेंस कर रहा है। सेकंड चीज आ जाती है हमारा डाइट, बाहर का हम ज्यादा खा रहे हैं, मीठा हमारा ज्यादा हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है। प्लस आपके जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, इनकी हमारे बॉडी में कमी हो रही है। क्योंकि अगर आप आमतौर से देखें, जो फॉर एग्जाम्पल मोमोज है या चाउमीन है या पिज्जा है, तो इनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है बहुत ही पुअर है। इसमें ना तो हमारे प्रोटीन्स आ रहे हैं, ना विटामिन, ना मिनरल। तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ, आप घर का खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, फ्रेशली कुक्ड एट होम, जिसमें कि हमारी हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन, हर चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर बहुत लोग क्रैश डाइटिंग करने के चक्कर में क्या है कि एकदम से अपने डाइट में ऑयल कट डाउन कर देते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी उनका वेट लॉस करने लग जाते हैं। दैट कैन ऑल्सो लीड टू हेयर फॉल। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको वेट लॉस करना भी है तो इट हैज टू बी स्लो एंड स्टडी। ठीक है डॉक्टर उर्वशी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच हमारे साथ विक्रम द्वारका से कॉलर जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारा संपर्क विक्रम से टूट गया है। हम चाहेंगे कि आप दोबारा संपर्क करें और आप अपना सवाल पूछिएगा। इस बीच डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर संदीप, अभी क्योंकि हमने इस बात का तो जिक्र किया कि अगर हम बालों में बहुत ज़्यादा बार बार कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमें उसे फ्रीक्वेंटली चेंज हम कर रहे हैं, या फिर हमने ये भी सुना कि किस तरीके से हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करने का काम, चाहे वो हेयर कलर हो, डाई हो या फिर हीट हो। तो ऐसे में मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो हम कई बार ये भी सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, आपका अगर स्टमक क्लीन होता है तो फिर इससे भी आपके बालों पर प्रभाव पड़ता है। या फिर आप एग, प्रोटीन से जुड़ी हुई जितने भी डाइट्स होती है, सर ने भी जैसे बताया आयरन और कैल्शियम के भी अगर मात्रा को आप बैलेंस कर देते हैं तो भी आपके बाल बहुत मजबूत होते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? डॉक्टर संदीप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। इज इट फाइन? या ओके। सो देखिए, अगर हेयर को न्यूट्रिशन कहीं से मिलता है तो वो आपके ब्लड से मिलता है। अगर बाहर से हम कोई भी ऑयल लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, कुछ भी चीज़ आपके हेयर को न्यूट्रिशन नहीं दे रही। तो जैसे बाकी बॉडी को न्यूट्रिशन ब्लड से मिलता है, हेयर रूट्स को भी न्यूट्रिशन मिलेगा ब्लड से। तो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वही हेयर को ग्रो करेंगे। तो डाइट इज ऑफ फर्स्ट, लाइक इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और न्यूट्रिशन is the most important part in one's hair growth. तो vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, fats, ये सभी जरूरी हैं हमारी डाइट्स में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें आयरन भी चाहिए, और there are hundreds of vitamins and minerals which we usually don't measure। हम
जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट ही करा सकते हैं, जैसे आयरन टेस्ट हो गया या विटामिन B12 हो गया या विटामिन D हो गया। तो सारे टेस्ट, सारे विटामिन या मिनरल्स हम चेक नहीं कर सकते। अगर कई बार क्या होता है कि आप सारे टेस्ट कराओगे, ये जो 5-6 टेस्ट हैं डॉक्टर जो नॉर्मली कराते हैं ठीक वो नॉर्मल आएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में सब कुछ सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक क्योंकि है डॉक्टर संदीप, यहाँ मैं बीच में 20-30 आपको रोक रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ नोएडा से रेनू जी जुड़ चुकी है। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ डॉक्टर, मैं यहाँ पर, हम लोग अभी दिल्ली से शिफ्ट किया है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, मैं भी और बच्चों के भी, बेटी के भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं कि पूरे घर में बाल बाल हो जाते हैं। तो मैंने मतलब क्या करना चाहिए? जिनसे भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं कि नोएडा का तो पानी खराब है, यहाँ तो झड़ेंगे ही। ठीक है डॉक्टर, पैचेस भी। हाँ जी ठीक है डॉक्टर संदीप, क्योंकि मैं आपसे भी सवाल का जवाब ले रही थी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि इन्होंने अभी शिफ्ट किया है नोएडा में और लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ क्योंकि वहाँ के पानी में प्रॉब्लम है इस वजह से हेयर फॉल हो रही है, लेकिन क्या रीलोकेशन भी एक वाकई एक प्रभाव छोड़ सकती है किसी पर भी कि उसके हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा होने लगे, हेयर फॉल होना शुरू हो जाए? अच्छा, जवाब देने से पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा कि रूट से बाल झड़ रहे हैं या बीच में से बाल टूट रहा है? नहीं, बाल पूरे के पूरे निकल रहे हैं या बीच में से बाल टूट रहे हैं? पूरे बीच में से भी टूट रहे हैं और पूरे भी पूरे नहीं निकलते, लेकिन हाँ थोड़े पैचेस हैं सिर पे फ्रंट में, और साइड से जो कान के पीछे से होते हैं वो सारे हाफ हाफ रह गए, बहुत टूटते हैं। देखिए, अगर पानी का इफेक्ट से आपका ये हो सकता है कि आपके बाल ब्रिटल हो रहे हैं। अगर वहाँ का पानी खारा है तो खारा पानी भी आपके बालों को डैमेज करता है और बीच में से बाल टूट सकते हैं। और अगर रूट से आपके बाल टूट रहे हैं तो रीलोकेशन ये हो सकता है कि आपका जो स्ट्रेस हुआ, फिजिकल स्ट्रेस हुआ, या जो आप रीलोकेशन किया वहाँ पे आपकी डाइट अफेक्ट हो गई, या आपको पहले से ही कुछ डेफिशिएंसी थी, वो आपका जो फिजिकल स्ट्रेस हुआ रीलोकेशन का, या आपकी लाइफस्टाइल जो थोड़ा मॉडिफाई हुआ, उस वजह से वो एकदम एग्रीवेट हो गया। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो असेस करेंगे कि बाल बीच में से टूट रहे हैं या जड़ों से ही पूरे टूट रहे हैं। और कुछ बेसिक टेस्ट जो हैं, जो हीमोग्लोबिन है, फेरिटिन, विटामिन B12, विटामिन D, थायराइड लेवल्स, ये आप करा सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी से है या कोई और। अगर ये नॉर्मल आते हैं और कोई कारण के लिए, फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को ही पर्सनली मिलना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस बीच हमारे साथ ज्ञान जुनेजा गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। ज्ञान जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी ज्ञान जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि हमारे बीच में बाल चले गए हैं जी, उसका इलाज क्या है? ठीक है, आपके सवालों का जवाब हम डॉक्टर दिव्या जैन जी से ले लेते हैं। डॉक्टर दिव्या, एक बार के लिए फ़ोटो देख के असेसमेंट करी जा सकती है कि बीच में कौन से एरिया से बाल जा रहे हैं। अगर क्राउन एरिया से जा रहे हैं बाल, और आपकी एज कितनी होगी? सर आपकी एज बता दीजिएगा। एज हमारी है 64। 64। अगर एज रिलेटेड होता है तो मैम यूजुअली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया देखा गया है, क्योंकि वो एक उस एरिया से बाल चले जाते हैं और वो नेचुरली जाते हैं। एज रिलेटेड हैं सर तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें अगर आप एक अच्छा शैम्पू यूज़ करेंगे, सल्फेट फ्री शैम्पू कोशिश करिए, बालों के लिए यूज़ करिए। अगर कोई साथ में बायोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं ब्लड टेस्ट कराने के बाद। कुछ BP, शुगर, थायराइड तो नहीं है इनको? सर अगर आपको आवाज़ मिल रही जी? बीपी नहीं है, शुगर है हमारे को, शुगर मैम शुगर की वजह से भी कई केसेस में हेयर लॉस देखा गया है, और शुगर अगर अनकंट्रोल रहे तो स्कैल्प में इचिंग होती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ, फ्लेकिंग वगैरह होने की वजह से भी हेयर लॉस हो जाता है। तो एक बार वो कंडीशन भी किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को एक बार या तो दिखा लीजिए या डर्मैट को दिखा लीजिए, उनकी सुपरविजन में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये ओवर पीरियड होता है, ये इमीडिएटली नहीं जाते बाल, इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे होते हुए बाल कम होते हैं सर। तो इसमें एक अच्छा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, एक बायोटीन बेस्ड टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जो एटलीस्ट रेगुलर तो आपके ब्लड टेस्ट को रेगुलाइज कर लेगा। और प्लस एक कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाइए जो आपका HbA1c या शुगर आपकी अंडर कंट्रोल करे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उम्मीद करते हैं ज्ञान जुनेजा जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और सॉल्यूशन भी पता चल गया होगा। अच्छा डॉक्टर उर्वशी, एक सवाल आपसे मेरा ये भी है कि क्योंकि हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की बात हम कर रहे थे डॉक्टर दिव्या से, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट का जब जिक्र आता है तो कौन से वो लोग हैं जिनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट सूटेबल होता है और क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? तो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक सिंपल सर्जरी है जिसमें कि एक जगह से, यूजुअली बालों के पीछे वाला जो सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ से हम जड़ें निकालते हैं और वहाँ डालते हैं जहाँ जड़ें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो लोगों में मिसकंसेप्शन ये कि अगर हमारे रहे हैं, स्विमिंग हो रही है तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट होता है। बट हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली उस एरिया के लिए होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी स्किन दिख रही है और बाल की जड़ खत्म हो गई है, और जो हमारे नॉर्मल थेरेपीज होती हैं जैसे PRP हो गया, GFT है या मेडिसिन है, फिनॉक्सिडिल है, फिनास्टाइड है, जब ये चीजें जहाँ पे काम नहीं कर रही, जहाँ पे जड़ें खत्म हो गई है, तो उन एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो कि काफी सक्सेसफुल सर्जरी है और बिल्कुल नेचुरल आपके बाल ग्रो होते हैं। तो जैसे हमने रूट आपके पीछे रूट से वैसे ही आगे आ गए और वहाँ पे आपका जो है बाल प्रोड्यूस होता है। ठीक है डॉक्टर उर्वशी, इस बीच गाजियाबाद से हमारे साथ एक कॉलर श्रीराम जी जुड़ चुके हैं। श्रीराम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। माफी चाहूंगी, चिराग जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। चिराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बीच बीच में से वाइट हैं। मिड पोर्शन से वाइट हेयर्स हो रखे हैं? हाँ जी, मतलब बीच बीच में वाइट बाल आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ठीक है, 28 है। ठीक है डॉक्टर उर्वशी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दे दें। बेसिकली वाइट हेयर जो है ना, उसके कुछ कॉमन रीजन है। सबसे पहली चीज तो होती है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में से किन्हीं के बाल जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो गया तो वो आप में भी हो सकता है। तो आजकल हम देख रहे हैं काफी कॉमनली 20-25 में हेयर ग्रेइंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। वन रीजन इज जेनेटिक्स। सेकंड रीजन आ जाता है हमारा स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है हमारे हेयर ग्रेइंग में। थर्ड रीजन आ गया हमारा डाइट में अगर किसी भी तरह की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो हमारी हेयर ग्रेइंग हो सकती है। फिर कुछ लोगों में किसी बीमारी के बाद में या अक्यूट कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, सर्जरी हुई या वेट लॉस हुआ, तो ऐसे कोई भी इवेंट आता है तो उसके बाद में हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है। बट अगर किसी शॉर्ट इवेंट की वजह से अगर आपकी हेयर ग्रेइंग हो रही है तो वो आपकी हेयर ग्रेइंग रिवर्सिबल होती है। फिर चीजें आ जाती है जैसे हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स, देर से सोना, जो छोटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये सारी चीजें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि डाइट अपनी इम्प्रूव करिए और डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आप क्या एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जो कि हेयर दोबारा से काला करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चिराग जी आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहना है डॉक्टर उर्वशी का। फिलहाल क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास, तो आज के लिए हेल्दी इंडिया में हेयर केयर को लेकर के हमने चर्चा की और हमारे साथ डॉक्टर दिव्या जैन जुड़ी, डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी और डॉक्टर संदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और साथ ही मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी कि हर शनिवार और रविवार को आप समय नोट कर लीजिए, दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये 1 घंटे का शो लाइव रहता है। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे होते हैं। हर हफ्ते हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, तो नंबर नोट डाउन करके रख लीजिए। अगले वीक आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।